हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 9th क्लास के एक नए लेसन की बात करेंगे, एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है फोर्स, या उसी को आप कह सकते हैं कॉज ऑफ मोशन, गति के कारण। गति का कारण क्या है? जो भी वस्तुएं हमें गतिशील दिखाई देती हैं या गति में दिखाई देती हैं, तो उसका कारण क्या है? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो यूं ही अपने आप मन कर रहा है तो घूम रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में क्यों चक्कर लगा रही है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी वस्तु की जो भी गति है, जिस प्रकार का मोशन है, उसके पीछे एक कारण है। और जहाँ भी आप ये ढूंढने जाएंगे कि इस मोशन के पीछे क्या कारण है, कॉज ऑफ मोशन ढूंढने जाएंगे, तो आपको एक शब्द मिलेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसको हम फोर्स के नाम से जानते हैं, बल के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। ये ग्लास है, कांच का होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर आपके पास कांच का ग्लास हो तो आप उससे बनाइए। ट्रांसपेरेंट हो तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा पारदर्शी हो तो। खैर, ये इसमें जब सिक्का गिरेगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, स्टील का है। तो ये ग्लास है, ये एक कार्ड है, ठीक है, एटीएम कार्ड वगैरह टाइप का कार्ड है ये। इसको मैं ग्लास के ऊपर रख देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये सिक्का है 1 रुपए का, ठीक है। अभी चलता है, लॉकडाउन में अभी आजकल इन सब का बड़ा महत्व आ गया है, स्थिति बहुत खराब हो गई है। खैर, तो मैंने क्या किया, ये ग्लास के ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर सिक्का, ठीक है। ये जो सिक्का है वो ग्लास के ठीक बीचों बीच में है, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ठीक। तो अभी जो है मैं करूँगा क्या, मैं सिक्का को पुश नहीं करूँगा, मैं कार्ड को पुश करूँगा, मतलब कार्ड को धक्का दूंगा, कार्ड पे बल लगाऊंगा, ठीक है। न ग्लास पे लगाऊंगा न सिक्का पे, मैं सिर्फ कार्ड में फोर्स करूँगा। देखिएगा क्या होगा, फिर उसके बाद में बात करेंगे क्या होगा। सिक्का कार्ड के ऊपर था, तो कार्ड पे जब मैंने फोर्स लगाया, उसको पुश किया, धकेला, तो सिक्का को कार्ड के साथ चला जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही था, लेकिन नहीं गया। जो कार्ड था वो चला गया, सिक्का ग्लास के अंदर आ गया, ये तो वो सिक्का इसके अंदर है। कैसे हो गया, एक बार फिर से करते हैं, शायद इस बार चला जाए। फिर से वही ग्लास, कार्ड और ये रहा सिक्का, ठीक है। अभी मैं फिर से पुश करता हूँ कार्ड पे, शायद कार्ड के साथ सिक्का चला जाए, ट्राई करते हैं। फिर से नहीं गया, एक बार और किया जाए क्या? नहीं, रहने दिया जाए। अगर इस बार भी हम करें तो प्रतिफल जो है वो बदलने वाला नहीं है, वही होने वाला है। इसके पीछे आप ढूंढेंगे कि क्या कारण है ऐसा, तो आपको गैलीलियो गैलीली द्वारा लॉ ऑफ इनर्शिया की जो व्याख्या की गई है वो निकल के आएगी, और शायद आप साइंटिस्ट बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए। चलिए 2 और एग्जाम्पल की पहले बात कर लेते हैं। आपने कार में सीट बेल्ट देखे होंगे। सीट बेल्ट, जब कार में लोग, ड्राइवर चालक जब बैठता है, उसके बगल वाले जो बैठते हैं, चाहे पीछे लोग जो बैठते हैं, तो उसमें एक सीट बेल्ट होता है, इस तरीके से इधर से लाके ऐसे लगाते हैं। तो जो कार का सीट बेल्ट होता है वो
लगाने का फ़ायदा क्या है, या नहीं लगाए तो क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कार है और वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 का स्पीड कम नहीं होता है, दैनिक जीवन में 100 का स्पीड काफ़ी ठीक ठाक है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वेलोसिटी से अगर कोई कार एक निश्चित दिशा में जा रही है और आप उसमें बैठे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, कोई इसमें खास बात नहीं है। कोई हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, कार का जो मैंने वेग लिया था उदाहरण के लिए उसका 10 गुना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, और उस हवाई जहाज में बैठे हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो हवाई जहाज एक निश्चित दिशा में चल रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नियत है, तो इसमें भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं, ज़्यादा कुछ आपको हैरान परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं। लेकिन अचानक से जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही है, अचानक कुछ सामने आ जाए और जो चालक है वो ब्रेक लगा दे और आप सीट बेल्ट न लगाए हों, तो सोचिए आपका क्या होगा। शायद आपका ये जो फेस है, अगर आप कोई सलमान खान है तो आप शाहरुख खान दिखाई देने लगेंगे। ये सामने का जो हुलिया है वो बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग लगाएं। अगर बाइक पे चलाएं तो हेलमेट लगाएं, और कार में या कभी भी वाहन में बैठे तो आप सीट बेल्ट लगाएं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। या आपने ये देखा होगा कि दैनिक जीवन में जब बस में हम यात्रा करते हैं तो बहुत सारे जो बस के पैसेंजर्स होते हैं अपने अपने सीट पे लंबी जब दूरी ट्रैवल करनी होती है तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन अचानक बस के सामने कुछ आता है तो चालक ब्रेक लगाता है और बस में बहुत सारे लोगों का सामने वाला फेस बदल जाता है, ऐसा होता है। तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जब कार ब्रेक लगाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नियत वेग से, जब कार चल रही थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत वेलोसिटी से हवाई जहाज चल रहा था और आप उसमें बैठे हैं, तो इसमें कोई हैरान परेशान करने वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोई कार ब्रेक लगाती है, जब कोई कार या कोई हवाई जहाज या कोई भी वस्तु गति करती हुई कहीं टर्न लेती है, मतलब मुड़ती है, तो वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, महसूस होगा। अनुभव तो होगा ही, अचानक ब्रेक लगेगा तो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस तो होगा, मजेदार एक्सपीरियंस होगा। तो जो है सो कि जब ब्रेक लगाया जाए, अचानक से कार की वेलोसिटी में इंक्रीजेज आ जाए, 100 से चल रहा था अचानक 110 का हो जाए, मतलब काफ़ी तेज़ी में बदल जाए, या कहीं कार टर्न ले, तो वहाँ पे हमको जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कुछ नए तरह का हमको अनुभव देता है, नए तरह का एक्सपीरियंस देता है कि कुछ यहाँ अलग हुआ है। अभी अभी हम जैसे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अचानक से गोलंबर आया और चौक चौराहे पे जो है गाड़ी टर्न ली, तो हमारा बॉडी थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो हमारा बॉडी थोड़ा सा उस हिसाब से एडजस्ट करने लगता है और फीलिंग्स होती है कि हाँ गाड़ी मुड़ रही है, तो बॉडी एक्सपीरियंस करता है। तो इन सब के पीछे क्या है, मतलब क्या हो रहा है? तो मैं एक शब्द में कहूँगा कि उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वह कार एक्सेलरेट हुई है, त्वरित हुई है, या उसी को निगेटिव में लेंगे तो डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, डी एक्सेलरेट बोलते हैं, मंदित बोलते हैं। तो वस्तु त्वरित हुई है जिसके कारण आपको वह नया तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। अब त्वरण के मतलब कब ऐसा होगा कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण के पीछे कौन कारण है? तो फिर से आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स, बल। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो गैलीली, जो इनके पीछे वो काम कर रहे थे, बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब जो है सो कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जैसे कि आप एक गेंद ले लें और किसी फर्श पे फेंक दें,
तो किसी गेंद को लेकर के जब आप किसी फर्श पे लुढ़का देंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए ध्यान से। तो क्या आप देखेंगे? आप देखेंगे कि उस गेंद की जो रफ्तार है वो धीरे 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 कम होती जाएगी और वो फाइनली किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी। फिर आप उठाइए, फिर से फेंकिए, फिर वही चीजें होंगी। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ, क्या कारण है कि हमने गेंद को फेंका तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगी और कम होते होते फाइनली वो रेस्ट में आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली कर रहे थे और किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते थे और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाली जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जड़त्व का जो नियम है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो जो बात उन्होंने कही बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी सी जो फोर्स से रिलेटेड, बल से संबंधित अधूरी रह गई थी, उसको हमारे सर आइजक न्यूटन ने आकर के पूरा कर दी। शायद उनका जन्म तिथि और गैलीलियो की मृत्यु का जो वर्ष रहा है वो एक ही रहा है और 1642। ये बड़ा अजीब लगता है कि जिस वर्ष एक महान वैज्ञानिक की मृत्यु होती है उसी वर्ष में एक महान वैज्ञानिक का जन्म होता है। तो गैलीलियो गैलीली ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी जो है लॉज वगैरह दी। लेकिन जब न्यूटन आए उसी वर्ष में उनका जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई वगैरह जो है की। लेकिन उनके मुझे जीवनी में ज़्यादा नहीं जाना अभी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसी वर्ष में जन्मे, जिस वर्ष में गैलीलियो की मृत्यु हुई, न्यूटन ने आकर के गैलीलियो का जो जड़त्व का नियम था उसी को अध्ययन करके, उसको ऑब्जर्व करके न्यूटन साहब ने अपना प्रथम नियम दिया और वो कहलाए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। और वो क्या था? ये सब लोग के पास है, सब लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है या विराम में रहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन साहब ने आकर के अपने फर्स्ट लॉ के रूप में जो जड़त्व का नियम था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और फोर्स का एक अच्छा सा डेफिनेशन देने का प्रयास किया कि भाई फोर्स जो है वो किसी बॉडी के सिचुएशन को चेंज करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। वो तब तक गति में नहीं आ सकती जब तक उसके ऊपर आप बाहरी बल न लगा रहे। मैं बार बार बाहरी बल बोलूंगा, एक्सटर्नल फोर्स बोलूंगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में ना आए कि बाहरी बल क्या होता है, आंतरिक बल क्या होता है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आप कार के अंदर बैठ जाइए और कार को धक्का दीजिए, क्या कार चलने लगेगा? नहीं चलेगा। तो कार के अब बाहर आ जाइए और कार को धक्का दीजिए, अब कार चलने लगेगा। तो कार के बाहर से जो आप कार पे फोर्स लगा रहे थे वो बाह्य बल था, और जब आप कार के अंदर बैठे थे तो उस कार को यदि एक सिस्टम माना जाए, निकाय माना जाए, निकाय का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक मानना, तो आप उस कार के ही सिस्टम का एक पार्ट थे, निकाय का उसका एक हिस्सा थे, छोटा सा कण थे आप। तो आप जब वो फोर्स लगा रहे थे तो वो इंटरनल फोर्स था। जैसे मैं बोलूं कि ये जो है डस्टर जो है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल पे वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण वो फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन उसके कारण ये बॉडी कहीं जाने वाली नहीं है। ये अगर रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं आ जाएगा। ये मोशन में आएगा कब? जब इस पे बाहर से बल लगाया जाए। इस सिस्टम के ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ जो ये सिस्टम है, ये जो निकाय है, जो डस्टर है, इसके अगर बाहर से फोर्स लगाया जाए तब यह विराम है तो गति में आ जाएगा। तो बाह्य बल का मतलब ये होता है।
तो अगर कोई वस्तु विराम में है, मतलब रुकी हुई है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस वस्तु पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। और ये बात सही है अगर देखा जाए तो। इसके लिए मैं हमेशा एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने मन ग्रंथ कहानियों की तरह कहानी बनाई कि न्यूटन जब छोटे थे तो वो अपने दोस्त के साथ खेला करते थे। तो न्यूटन और वो जो है सो कि दोस्त, जो पिछले जन्म में शायद मैं था, मैं बच्चों को ही बताता हूँ, जितने सारे बच्चे पढ़े हैं पहले क्लास में वो सभी जानते हैं। तो पिछले जन्म में मैं न्यूटन का फ्रेंड्स था, हम लोग दोस्त थे। इस बार मैं आके पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर वो ईश्वरीय हैं और जो उन्होंने इस दुनिया में दिया वो अगर न्यूटन, गैलीलियो या जितने सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइंस में इतना विस्तृत करके इतना सारा काम किया, अगर वो लोग इतना काम नहीं किए होते तो शायद हमारी दुनिया का जो आज प्रारूप है इतना बेहतर नहीं होता। और जो कुछ भी अभी हम यूज़ कर पाते हैं, जो कुछ भी हम नया देख पाते हैं, ये सब विज्ञान का देन है। कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसर्चर जो रहे हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, वो चाहे भाषा वैज्ञानिक हो या चाहे विज्ञान के वैज्ञानिक हो, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन को यहाँ तक लाने में। तो खैर, तो वो जो न्यूटन और उनके दोस्त जो लोग खेला करते थे आपस में, तो वो लोग बैट बॉल खेलते थे। तो तकरीबन जो है सो कि उनकी मम्मी, जो न्यूटन की मम्मी थी, वो काफ़ी गुस्सा होती थी अपने बच्चे को लेकर के, न्यूटन को लेकर के, कि अरे तुम दिन भर खेलता है और पढ़ाई वगैरह करता नहीं है, तो मतलब गलत बात है ये। तो न्यूटन की जो मम्मी थी वो काफ़ी उनको डांटती थी, समझाती थी, लेकिन न्यूटन रोज़ क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि बॉल को लिया और घर के कहीं ऊपर डाल दिया। अपने घर में देखा होगा वो वेंटिलेटर होता है ना, छाजा के ऊपर ऐसा कुछ, तो उन्होंने छुपा दिया। अब वो बच्चा छोटा, वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा। मम्मी बोली कि मैंने जो है सो कि वो दे दिया दूसरे बच्चे को। अब खेला बंद, ना दूसरे गेंद वगैरह ना खरीदेगा ना कुछ भी, तो खेला बंद हो गया। अब खेला बंद हो गया तो घर में पढ़े लिखे लोग तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, एजुकेशन तो लेना ही पड़े। तो फिर अपने वो पढ़ाई में ध्यान दिए करते 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 जो है सो कि काफ़ी लंबा समय बीता। और माँ भी उनकी ये बात भूल गई कि मैंने बॉल को छुपा करके कहाँ रखा है। अंततः 15-20 साल, एक बड़ा लंबा टाइम के बाद, जब घर की सफाई वफाई ऐसे भी होती है, लेकिन जब वो न्यूटन साहब को वो गेंद मिली तो देखा उन्होंने कि गेंद जो है सो कि घर के ऊपर वेंटिलेटर में रखा हुआ है। तो उनकी मम्मी से अपनी मम्मी से जाकर के न्यूटन ने पूछा कि माँ, ये जो बॉल है, शायद ये जो मैं छोटा था, 5 साल का था, तो जब मैं खेलता था तो ये गेंद वही है क्या? बोला हाँ। तो आपने यहाँ रखा था, मुझे बताया नहीं। बोला हाँ मैं रखी थी, लेकिन मैं भी भूल गई थी कि बॉल यहीं पे है। तो उनके दिमाग में एक बात खटकी कि अरे यार, इतना साल हो गया, ये बॉल अभी यहीं का यहीं है, क्या कारण है इसका? तो कारण इसका ये है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया था, कोई बल नहीं लगाया था। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होता उस बॉल के ऊपर तो कब का वहां से विस्थापित हो गया होता, वहां से उसके पास एक वेलोसिटी आ गई होती, वहां से वो गिर चुका होता। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु कहीं है, तो कब तक वहां रह सकता है? तब तक वहां रह सकता है जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाया ना जाए। तो वो जीवन में घटना घटी, उन्होंने फैसला दे दिया। ऐसी ही एक घटना की जिक्र होती है कि न्यूटन बगीचे में बैठे थे और सेब गिरा। उन्होंने ये सोचने लगा कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा, और गुरुत्वाकर्षण के विषय में उन्होंने दिया। तो मैंने जो कहानी बताई कि वो खेलते थे अपने दोस्त के साथ, उनकी मम्मी बॉल छुपा दी, तो ये मनगढ़ंत कहानी है जो मैंने खुद बच्चों को न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाने के लिए क्रिएट किया है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ओके, सो थैंक यू। ये इंट्रोडक्शन था आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और इससे रिलेटेड हम लोग जो चैप्टर फोर्स पढ़ने वाले हैं, बल, उसे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फोर्स कहते किसको हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है,
फिर न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, फिर सेकेंड लॉ में जो फॉर्मूला आता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो उस पर जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।